अगर हम ख़वातीन डॉक्टर्स की बात करें या फिर जच्चा बच्चा की बात करें तो गायनी में आपको सिर्फ फ़ीमेल डॉक्टर्स ही मिलती हैं। लेकिन आज जिन डॉक्टर को हमने अपने सेट पे दावत दे रखी है वो जी मेल गायनकोलॉजिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सफ़र का आगाज़ इनका कैसे हुआ और इंतखाब कैसे कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ डॉक्टर जवाद मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अलग शोबा आपने कैसे इसका इंतखाब किया? कितनी मुश्किलात का सामना है? बेसिकली तो ये है कि आपको हमेशा यूनिक होना चाहिए और यूनिक ही चीज़ चूज़ करनी चाहिए। इस प्रोफेशन में मेरा बेसिकली आने की वजह ये थी कि मैं बेसिकली साउथ पंजाब से हूँ। तो साउथ पंजाब में ये होता है कि अगर किसी कपल की औलाद नहीं हो रही तो वो सारा जो दबाव है, प्रेशर है, वो फीमेल पे डाल दिया जाता है, औरत पे डाल दिया जाता है कि बांझपन सिर्फ औरत में होता है। उसको मनहूस कह देना, उसको तलाक दे देना, उस पर जुल्म सितम करना, उसको मेके भेज देना। तो ये डिफरेंट चीज़ें मैं देखता था कि अपने इलाके में चीज़ें नोटिस करता था। तो मुझे था कि मैं एक ऐसे लेवल पे पहुंचूं जहां पे मैं लोगों को गाइड कर सकूं कि जो बांझपन है वो सिर्फ औरत में नहीं है, मर्द में भी उतनी ही वजूहात हो सकती हैं बांझपन की जितनी औरत में है। तो आपकी बात की तभी ही वैल्यू होती है, कदर होती है, जब आपके पास कोई ऑथेंटिक डिग्री हो, जब आपके पास एक मनसब हो। तो ये मैंने अपनी उस बात को पहुंचाने के लिए, उन ख़वातीन की हेल्प के लिए, मदद के लिए, उन ख़वातीन के लिए आवाज़ रेज़ करने के लिए मैं इस फील्ड में आया कि मैं इसके लिए कुछ कर सकूं। और दूसरी जो मेरी मेन वजह थी इस फील्ड में आने की, वो ये कि हमारे सोसाइटी में सेक्सुअल हेल्थ पे या सेक्सुअल एजुकेशन पे बात करना बहुत नागवार समझा जाता है। शायक होते हैं लोग, इस पे बात नहीं करते। इवन फीमेल्स जब अपनी टीन एज में पहुंचती हैं या मेल बालिग होते हैं तो वो अपने घर वालों से डिस्कस ही नहीं कर पाते कि हम में जो बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, हमारे जिस्म में जो तब्दीलियां आ रही हैं, उनका जिक्र नहीं कर पाते। तो वो बाहर से इल्म हासिल करते हैं या मालूमात लेते हैं और बाहर वाला फिर उसे अपनी मर्ज़ी से मालूमात देता है जो कि गलत होती है और फिर वो गलत राह पे चल पड़ता है। अच्छा डॉक्टर जवाद, आपने बांझपन के हवाले से बात की है, इस पे ही हम तफसीलन गुफ्तगू कर लेते हैं कि क्या ये किस तरह से होता है और इसके सल्यूशंस क्या हैं? कोई मेडिकेशन से इसको दूर किया जा सकता है? अच्छा, बांझपन, सबसे पहले तो बांझपन है क्या ये मैं बताना चाहूँगा। आमतौर पे ये होता है कि अभी शादी को एक मंथ भी नहीं हुआ होता और आपके रिश्तेदारों का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से आप डॉक्टर से रुजू करने लग जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लोगों की आवाज़ें, उनका जो आपसे उम्मीदें होती हैं, उनकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। पहले तो बांझपन कहेंगे कब? अगर 1 साल तक एक कपल या बीवी और शोहर किसी परहेज़ के बगैर बाकायदगी से हम बिस्तरी करते हैं और उसके बाद भी वो हमल नहीं ठहरता तो उसको हम कहेंगे कि ये बांझपन है। ठीक है, बांझपन में अब क्या वजूहात हो सकती हैं? बांझपन में 30% फ़ीमेल की वजूहात हैं, मतलब फ़ीमेल के रिलेटेड, औरत के रिलेटेड काजेज़ हैं, और 30% ही मर्द से कनेक्टेड चीज़ें हैं जिनकी वजूहात मर्द पे डिपेंड करती हैं। जो 25% हैं, 25% वो ऐसी हैं जिन तक अभी साइंस पहुंची ही नहीं है। तो अब जल्दी से मैं बताना चाहूँ तो मर्द में ये हो सकता है कि जो उसका पानी है, जिसको इंग्लिश में सीमन कहते हैं, उसमें उसकी जो जरासीम होते हैं उनकी या तो हरकत कम होती है या उनकी ताकत कम होती है या उस पानी की एक ख़ास तेज़ाबियत होती है, उसमें मसला हो सकता है, या उनकी एक ज़िंदा शक्ल जिसको हम वाइटलिटी फार्म कहते हैं वो उसमें मसला होता है। और फ़ीमेल में क्या वजूहात हो सकती हैं? फ़ीमेल में या तो अंडा ही नहीं बाहर आ रहा होता जिसे एनोवुलेशन कहते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो सबसे बड़ी वजह है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आपने अक्सर सुना होगा कि आम ज़बान में कहते हैं कि औरत की जो अंडादानी उसमें पानी की थैलियाँ बन गई हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें चेहरे पे बाल आना, वज़न बढ़ना, हमल का ना ठहरना, ये कुछ वजूहात होती हैं। डॉक्टर साहब इलाज के हवाले से बताइए ठीक है, कि क्या इसकी इलाज में इसमें 3 तरह का इलाज है। पहले तो एक है कि आपने नेचुरल छोड़ देना है 1 साल तक, जैसे मैंने बताया। उसके बाद आप जाके आपने टेस्ट करवाने होते हैं कि कहीं कोई अंदर पैथोलॉजिकल काज है या फिजियोलॉजिकल काज है। पैथोलॉजिकल ये होती है कि अंदर कोई ट्यूब, आपकी जो ट्यूब होती है, फ्लैपियन ट्यूब उसे कहते हैं, वो बंद है। हाउ अ पर्सन गेट टू नो इट कि इन दोनों में से कोई काज है? ठीक है, अब उसके लिए ना टेस्ट करवाने हैं। जैसे हम फीमेल में और टेस्ट करवाएंगे कि अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, उस पर हम उसकी बच्चा दानी, अंडा दानी और बेजा दानी का स्टेटस देख लेंगे। इसी तरह उसके हम हार्मोनल प्रोफाइल करवा लेंगे
कि हार्मोन्स का बड़ा रोल होता है, जिन्होंने सारा इस फर्टिलिटी प्रोसेस को कंट्रोल करना होता है, LH, FSH या डिफरेंट हार्मोन्स हैं। इसी तरह मेल में हम सीमन एनालिसिस करवा लेते हैं। और अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज एक मेडिकली है, एक सर्जिकली है। मेडिकली में ये क्या है कि हमने सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है कि चीज़ों को बेटर हो जाएं, जैसे फोलिक एसिड दे दिया, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं जिनका बहुत अच्छा रोल है। मेल में विटामिन ई हो गया और विटामिन सी हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया। इस तरह के ये कुछ हार्मोन विटामिन्स हैं जिनका मेल फर्टिलिटी पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। और इसी तरह फ़ीमेल के लिए हम कुछ टैबलेट्स, कुछ मेडिसिन एडवाइस करते हैं। अच्छा, यहीं पर मैं अपने देखने वाले व्यूवर्स को बिल्कुल जो है इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुन लें, क्योंकि हमारे हर घर का अक्सर ये मसला रहता है और ख़वातीन पे पूरा मलबा डाल दिया जाता है कि जी आप ही में कोई फ़ॉल्ट होगा और सल्यूशन की तरफ नहीं आते हैं, बस उसी पे झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम जिन घरों से हम सबका ताल्लुक़ है, हम जिस माशरे का हिस्सा हैं, उसमें ऐसी बातें करना, डिस्कस बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुन लें कि इस पे मेडिकेशन क्या हो सकती हैं और किस तरह आप इससे बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। और सर्जिकली ये होता है कि अगर ट्यूब बंद है तो आप उसको दोबारा से रीओपन कर सकते हैं। कोई यूट्रस में इशू है, स्ट्रक्चरल कोई इशू है तो आप उसमें देख लेते हैं। और इसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बांझपन तो नहीं होता, लेकिन बच्चे जो भी पैदा हमल ठहरता है वो जल्दी ज़ाया हो जाता है। हमल के ना शुरू के दिनों में ही ज़ाया हो जाता है, तो उसके भी डिफरेंट टेस्ट होते हैं और वो सारा कुछ क्योरेबल है। अगर इन सब चीज़ों में देखा जाए कि इनकी ये सारी चीज़ें कर ली जाएँ और उसके बावजूद अगर हमल ना ठहरा जाए, तो फिर हमारे पास पर ऑप्शन होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जिनमें IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आम ज़ुबान में जिसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़, कि उसमें आप मदर की अंडादानी से या ओवरी से अंडे लेते हैं और मेल के टेस्टीज़ में से स्पर्म लेते हैं, उनको आप बाहर मिलाते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें एम्ब्रियो बनता है और वो आप दोबारा से फ़ीमेल की यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये एक जो अब एडवांस टेक्निक्स हैं जिसे IVF कहते हैं, इसके आगे इक्सी में तो ये होता है कि आपने मेल का जरासीम लिया, मर्द का जरासीम लिया और उसको डायरेक्ट अंडे के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, अंडे के अंदर डाल देते हैं, ताकि अगर जरासीम कमज़ोर मतलब भी हो। इन शॉर्ट ये कि हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, इसलिए आप फ़ौरन ही कोई इल्ज़ामात लगा के रिश्तों को ख़राब ना किया करें। अच्छा डॉक्टर जवाद, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसमें सबसे मेन वजह यह है कि शादी का जस्ट पर्पज़ औलाद नहीं होता। शादी के 3 मकसद होते हैं। एक होता है औलाद, जो कि एक इंस्टिंक्ट है इंसानी ना, कि उसका होता है कि उसकी नस्ल बढ़े। दूसरा होता है कंपेनियनशिप, हर इंसान को एक कंपेनियन चाहिए होता है। और तीसरा मकसद है सेक्सुअल प्लेयर, ये भी एक इंसान की ना बेसिक नीड है। तो ये सिर्फ औलाद ना होने की बेस पे तलाक दे देना या फ़ीमेल को अछूत करार दे देना या उससे गलत करार दे देना या उसे छोड़ देना या उसे कमतर समझना, ये बहुत गलत बात है। बाकी 2 जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और तीसरी जो बहुत गलत बात कंसिडर की जाती है कि हमारी नस्ल बढ़े, हमारा कोई नाम याद रखने वाला हो। तो अब मुझे बताएं कि आपके परदादा को कौन जानता है, कि आप ख़ुद भी अपने परदादा का नाम नहीं जानती होंगे, या परदादे के दादे को कौन जानता है। तो ये जस्ट एक गलत रिवाज है जो फैला हुआ है। आप ये दुआ ना करें कि हमारा बेटा बेटी या औलाद हो, बल्कि ये हो कि जो भी औलाद हो वो अच्छी हो और वो आपके लिए सेहतमंद हो और आपका नाम रोशन करे, ना ये कि आपकी नस्ल बढ़ाए और नस्ल किस तरह बढ़े। बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है कि ये टॉपिक इतना वाइल्ड है कि आप इस पे 3-4 दिन भी अगर आप अपना सेगमेंट रखें तो इस पे बातें ख़त्म नहीं होंगी। डॉक्टर जवाद, ये बताइए कि इतने लाखों रुपए लगा के आप गायनेकोलॉजिस्ट बन के कितनी तनकीद का सामना है, हामला ख़वातीन को कैसे डील करते हैं? प्रेशर तो होता है सोसाइटी का। वो कहते हैं कि ये भी कोई मतलब पहला फैमिली में डॉक्टर बना और वो भी इस फील्ड में घुस गया। लेकिन मुझे ना सबसे बड़ी चीज़ जो सुकून देती है वो ये होती है कि मैं घर से दूर है, तो मेरा बेसिकली रीमियर ख़ान से ताल्लुक़ है। तो मैं अभी इस एज में, आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके पेरेंट्स को होती है और पेरेंट्स में से भी मदर को होती है, क्योंकि उसकी लाइफ घर में ही गुजरती है। जो हाउस वाइफ होती है ना, जो आपके फादर हैं वो फिर भी बाहर इधर उधर फ्रेंड्स ये वो। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन था, या तो मैं स्टडी और ये चीज़ें छोड़ के घर बैठ जाऊँ, माँ की खिदमत करूँ, या फिर मैं यहाँ पे आऊँ और हज़ारों माँओं की खिदमत करूँ। ठीक है, तो मैंने इस ऑप्शन को चूज़ किया कि मैं हज़ारों माँओं की खिदमत करूँ, उनकी तकलीफ़ में बेहतरी करूँ,
कि उनकी तकलीफ़ को कुछ कम कर सकूं। कोई ऐसी ख़वातीन भी आती हैं जो इनकार कर देती हैं कि हमने मेल डॉक्टर हाँ, को चेक बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो इस चीज़ को सही नहीं समझती, लेकिन बेसिकली ये कि औरत को अल्लाह ताला ने ना बड़ी दूर अंदेशी दी है, या वो कहते हैं उनकी सिक्स सेंस ना बड़ी तेज़ होती है, तो वो आपको जज कर रही होती हैं। अगर आप उनके सामने प्रोफेशनली डील कर रहे होते हैं और आप ख़ुद को शो करवाते हैं कि मैं इस काबिल हूँ कि आप मेरे सामने ख़ुद को एक्सपोज करें, तो वो फिर फीमेल की निस्बत उल्टा मेल गायनेकोलॉजिस्ट को प्रेफर कर रही होती हैं और उल्टा वो चीज़ें बता रही होती हैं जो वो फीमेल के सामने भी नहीं करती, क्योंकि फ़ीमेल की नेचर थोड़ी सी जजमेंटल होती है, सॉरी टू से, लेकिन मेल में ये उनको शायद ये लगता है कि मैं उनको जज नहीं करूँगा, तो वो मुझे अपनी वो चीज़ें भी बाज़ औक़ात बता देती हैं जो शायद वो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना बेटर नहीं समझती। डॉक्टर, जब आप फ़लस्तीन में आप माली इमदाद तो कर रहे हैं, और वहाँ पर जो हामिला ख़वातीन हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है, क्या उनको उसमें भी हेल्प किया जा सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़लस्तीन के लिए तकरीबन 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं, हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है, हमने रमज़ान में भी काफ़ी काम किया, अब भी काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि वहाँ पे तो हॉस्पिटल्स पे भी बॉम्ब गिराए जा रहे हैं ना, जो कि सबसे निचला लेवल है। इवन जंग में भी हॉस्पिटल्स बूढ़ों और बच्चों पे हमला नहीं किया जाता, तो उन्होंने तो हॉस्पिटल्स भी ख़त्म कर दिए हैं। तो वहाँ पे फिर ना कोई बेसिक जो बुनियादी सहूलत होती है सेहत की वो अवेलेबल ही नहीं है, ना फिर जो बच्चा जच्चा के दौरान एक प्रॉपर चेकअप होते हैं, प्रॉपर एक मेडिसिन दी जाती है या चेक किया जाता है कि बच्चे में कोई मसाइल तो नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं है। तो ये सारे मसाइल हैं कि ना वहाँ नॉर्मल डिलीवरी की कोई सहूलत है, ना कोई ऑपरेशन की सहूलत है। ऑपरेशन में फिर एक नशा लगाया जाता है ताकि औरत को दर्द ना हो, तो वहाँ वो नशे वाली अद्वियात भी नहीं है, तो वो बग़ैर नशे के वहाँ पे ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसका आप सोच भी नहीं सकते कि कितना पेन होता है, तकलीफ़ होती है। आप खुद सोचें कि आपको अगर पेट में बग़ैर बेहोश किए कट लगाया जाए तो क्या तकलीफ़ होगी। तो वो इन तकलीफ़ से गुज़र रही हैं, और फिर वो सारा जो उनका एक केयर, उनको ख़्याल रखना चाहिए था उनका हमल के दौरान, वो कुछ भी नहीं रखा जा रहा। तो खून की कमी का शिकार हैं, बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, खुराक है नहीं। और मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिनकी जस्ट बोन्स हैं, ऊपर मैस का कोई गोश्त का कोई टुकड़ा नहीं है, जस्ट ज़ाहिर है उनको बिल्कुल तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे इवन पानी बिल्कुल नहीं है। हम वहाँ पे वाटर टैंक्स और कुएँ भी खुदवा रहे हैं, और हम इस अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम जस्ट एक सोसाइटी के थ्रू काम कर रहे थे, शेब अबी तालिब। अब हमारे साथ कोई 25 to 30 सिस्टर सोसाइटीज़ मिल गई हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं, और हम वहाँ पे वॉलंटियर्स हैं हमारे, जिनको हम क्रिप्टो के थ्रू हेल्प भेजते हैं और वो फिर आगे मैनेज करते हैं। और इस जो सेहत के हवाले से विजिट के लिए भी जाता है या वहीं पर नहीं, वहाँ हमारे वॉलंटियर्स हैं और वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, काबिल एतमाद लोग हैं, तो इसलिए हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, एक एम्बुलेंस हम भेजना चाह रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, वो फिर हम खिदमत के थ्रू भेज रहे हैं, क्योंकि हम खुद एम्बुलेंस नहीं भेज सकते, वो गवर्नमेंट के दरमियान बाकायदा मुआहदा होता है और फिर भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो वहाँ पे हमने किया, जो सबसे एक अच्छा हमने प्रोजेक्ट किया, वो ये है कि हमने वहाँ पे 2 मिनी मेडिकल कम्प्लेक्स बनाए। वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उनको हमने डोनेशंस भेजी हैं, उन्होंने छोटे छोटे सेटअप्स बनाए हैं और मेडिसिन अरेंज की है। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल सही। अच्छा, हम फ़लस्तीन की माओं की अगर बात कर लें तो उनके सामने उनके बच्चों को शहीद कर दिया जाता है, और अब तो वो बच्चे उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि हम अल्लाह की राह में जहाद कर रहे हैं, तो हम तो पैदा इसलिए बच्चों को करते हैं इस जंग को लड़ने के लिए। फिर कैसे वो ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं? नहीं, चाहे माँ की जितना भी उसके माइंड में ये हो ना, लेकिन पेन जो तकलीफ़ होती है ना औलाद के जाने की या औलाद के अपनी आंखों के मरने का, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। चाहे वो ऊपर से जितना भी जज्बा हिम्मत शो कर लें, अंदर से एक तकलीफ़ तो होती है, और वो इन तकलीफ़ से गुजर रही हैं। जब हम उनके चेहरों पे देखते हैं, चाहे उनके अल्फाज कुछ होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे जो असरात होते हैं, जो उनकी आंखें बता रही होती हैं, वो कुछ और होता है। वो शदीद दर्द में है, वो शदीद मदद की उम्मीद में है कि हमारे मुसलमान भाई हमारी हेल्प के लिए आवाज़ उठाएं, आएँ। और हमारे मुसलमान भाई क्या लगे हुए हैं कि उनकी दूसरी प्रायोरिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि उन्हें फ़िक्र ही नहीं है। डॉक्टर साहब, जहाँ पर हम कह लें कि इतने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और हम लोग एक नंबर ऑफ़ पीपल हैं, गवर्नमेंट्स की जानिब से कुछ ऐसे इक़दामात नहीं किए जाते वहाँ पर, आप जैसे या हम जैसे या कुछ और आम लोग, छोटी छोटी फाउंडेशंस उनको डोनेट कर रही हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करी, वहाँ पर कैसा महसूस करते हैं? पहली बात तो अफसोस तो ज़रूर होता है कि बड़े लेवल पे काम नहीं हो रहा। बेसिकली होना तो चाहिए कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के लेवल्स पे, वो उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनके लिए कुछ करें। लेकिन ये है कि हमें उनसे शिकवा, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो उनसे शिकवा कर लें या ख़ुद कोशिश कर लें।
तो हमने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया कि कोशिश कर लेते हैं, बाकी एट दी एंड देखी कोशिश जाती है ना। हम इतनी मदद भेज सकते हैं कि उनके लिए कुछ आसानी हो, लेकिन हमारे दिल को तस्कीन मिलती है, हमें इत्मीनान मिलता है कि हम कुछ कर रहे हैं। आखिरत वाले दिन अगर दरबार लगा तो उसमें होगा कि हमने कोशिश की थी। वो एक मशहूर वाक़या है कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बोली लग रही थी ना, तो एक बूढ़ी अम्मा आई उनके ख़रीदार्स में, तो लोगों ने कहा कि आप तो गरीब सी हो, आपके पास ना घर है ना कुछ है, आप कैसे आ गई? तो वो कहती मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि क़यामत वाले दिन जब कहे ना कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के, अल्लाह ताला पाक कहे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़रीदार कौन थे, तो मैं कहूँ कि मैं भी उनमें से एक थी। तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक कबूल करे, और मुझे लग रहा है कि अल्लाह पाक कबूल कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे साथ टीम्स मिलती जा रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने इतनी ये भी एक तौफीक दी कि मैं आपके प्लेटफार्म पे, और आपका भी शुक्रिया कि आपके प्लेटफार्म से मैं उन अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। और सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन ख़वातीन का हमल ज़ाया हो जाता है उनको कुछ सजेस्ट कर दें कि कैसे उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, और अगर जब मिसकैरेज भी हो जाता है इस हवाले से भी ज़रा बता दें। अच्छा, हम हमल ज़ाया होने के जो 6 महीने होते हैं उनको 2 डिवीजन करते हैं, एक पहले 3 महीने और फिर अगले 3 महीने। पहले 3 महीने में जो ज़्यादातर हमल ज़ाया होते हैं वो होते हैं जेनेटिक्स काजेज़ की वजह से, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जैसे डाउन सिंड्रोम आप लोगों ने सुना होगा एक ये। और जो दूसरे 3 महीनों में हमल होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं बच्चा दानी के नकाइस की वजह से। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने हमल के शुरू से ही प्रॉपर चेकअप करवाना होता है, अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, और हम एक डेटिंग स्कैन करवाते हैं, फिर अनॉमली स्कैन 20वें हफ्ते पे करवाते हैं जिसमें बच्चे के नकाइस देखते हैं। तो यही है कि आपने रूटीन चेकअप करवाना है। बाजू का जो बच्चा दानी के साथ सर्विक्स होती है नाली सी, उसकी अगर लेंथ छोटी हो तो तब भी वक्त से पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती है और उसको साथ साथ मैनेज करना होता है। तो और ये है कि इसके लिए बाकायदगी से वो रूटीन चेकअप करवाएं तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और जो डिलीवरीज जल्दी हो जाती हैं डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी ज़रा कुछ रोशनी डालें इस पर। जो जल्दी डिलीवरीज हो जाती हैं उनकी काफ़ी सारी वजूहत हैं, जैसे कि शुगर, हम बेबी शुगर हो जाए तो उसमें बच्चे का पानी ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और जल्दी दर्दें लग जाती है, जल्दी बच्चा पैदा हो जाता है। इसी तरह, या फिर जो मैं पहले सर्विक्स का जिक्र कर चुका हूँ कि उसकी अगर लेंथ कम हो तो वो जल्दी ओपन हो जाती है, उस वजह से हो जाता है। या फिर बाज़ औक़ात जो माहवारी का रास्ता है उसका कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके इन्फेक्शन की वजह से ना प्री टर्म लेबर हम जिसको कहते हैं, जिसको हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहते हैं, उसकी वजह से भी दर्दें जल्दी लग सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए यही है कि आपने अपना शुगर कंट्रोल करना है। अगर आपको कोई माहवारी से, जिसे लिकोरिया भी कहते हैं, अगर गंदे पानी का मसला है तो उसका बाकायदा इलाज करवाएं। और अगर आपको पहले हिस्ट्री है कि आपके पहले भी ऐसे बच्चे ज़ाया हो जाते हैं तो आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है जिस पे हम आपकी सर्विक्स की लेंथ देखेंगे और बाकी सारे फैक्टर्स देखेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आजकल सिजेरियन या सी सेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, या लेज़र भी ख़वातीन करवा रही हैं, नॉर्मल डिलीवरीज कम कर दी गई हैं, या फिर डॉक्टर्स ने कोई प्लान सेट कर लिया हुआ है कि अब इतनी जान नहीं है ख़वातीन में, या वो सी सेक्शन ज़्यादा ईजी होता है? नहीं, इसमें 2 चीज़ें, एक ये कि नॉर्मल डिलीवरी का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, दर्दें लगनी है, फिर बच्चेदानी का मुंह खुलना है, फिर बच्चे ने नीचे आना है, वो बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है और बहुत लेंथी है। तो उसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होती है। हर 1-2 आवर बाद आपने पल्स, बीपी, टेम्परेचर, बच्चे की दर्दें, बच्चे की धड़कन, मदर की दर्दें, ये सारी ना लेनी होती हैं। तो ये जो पेरीफ्री में हैं, जो सेटअप्स, आम सेटअप्स हैं जहाँ ऑथेंटिक डॉक्टर्स नहीं हैं, वो तो ये करते हैं कि इस चीज़ से बचने के लिए सिजेरियन कर देते हैं। एक तो ये सिजेरियन की रेशो है, इस वजह से ज़्यादा है। लेकिन जो प्रॉपर सेटअप्स हैं, जो बड़े टर्शरी केयर्स हैं, वहाँ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। जब प्रॉपर इंडिकेशन हो सिजेरियन की तब भी सी सेक्शन किया जाता है, वरना नहीं। और दूसरी जो इसकी मोस्ट कॉमन काज है कि सी सेक्शन क्यों बढ़ रहे हैं, वो ये कि आजकल की जो फीमेल हैं वो कुछ नाजुक सी हमारी ख़वातीन बन चुकी हैं, तो वो कहती हैं कि हमने पेन लेना ही नहीं है। तो आजकल जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन बनी हुई है वो मैटरनल रिक्वेस्ट है। खुद फीमेल कहती हैं कि हमारा सी सेक्शन करें, हमने दर्द नहीं लेने। तो फिर आप उस पर हम काउंसलिंग तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें मना नहीं कर सकते। कंडीशन तो भी ऐसी होती है कि आप उनको डिप्रेस भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम भी कम है, लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। शादी से पहले अगर कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो आपको लगता है कि मेल फीमेल दोनों को करवाने चाहिए? थैलेसीमिया के हवाले से हम बात शादी से पहले एक तो फर्टिलिटी टेस्ट करवाना चाहिए, दोनों के दोनों इस काबिल हैं, क्योंकि बाद में उनका यही हमारी सोसाइटी में ये मेन मकसद है, वरना तो ये कोई मेन एजेंडा नहीं है। तो इसलिए फर्टिलिटी टेस्ट करवा लेना चाहिए, ब्लड ग्रुप करवा लेना चाहिए। ब्लड ग्रुप से ये होता है कि बज़ाहिर सुनने और जानने में तो बहुत मायूब है, आप कह नहीं सकते,
लेकिन अगर आपको कोई डिसीज़ है अगर तो मदर का ये है कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव और फादर का पॉजिटिव है तो वो फिर बच्चे के दौरान पेट के अंदर ही डेथ होने मरने के ना खतरात बढ़ जाते हैं। और कुछ ये भी होता है कि बाद में एक टीका लगाया जाता है जिससे अगले हमल में उससे बचाया जा सके। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जो जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, इनके टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। लाजमी करवाने चाहिए जी। डिटेल टॉपिक है काफ़ी और वक्त भी हमारे पास बहुत कम है। डॉक्टर साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर जवाद हराज साहब मौजूद थे। बहुत मुश्किल नाम है इनका लेकिन मैंने प्रोनाउंस कर लिया। सर थैंक यू सो मच।